हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और आज हम पहुंच चुके हैं 8th वीडियो लेक्चर में और आज करने वाले हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या XeF3 और XeF5 बन सकता है, और अगर नहीं बन सकता तो क्यों। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है। जिनोन एटॉमिक नंबर 54 और ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास 5s2 एंड 5p6 और 5d ऑर्बिटल्स के पास वेकेंट है। दिस इज द सिनेरियो 5s 5p एंड 5d। नाउ अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके ऊपर चला जाएगा। तो कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अवेलेबल हुए? 2। तो जब 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अवेलेबल हुए तो इसका मतलब कि हमारे पास कितनी बॉन्ड बना सकता है जिनोन? 2। तो XeF2 तो बन सकता है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके ऊपर चला जाता है, जैसे हम हाइब्रिडेशन में डिस्कस करते ही हैं। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या हो गए हमारे पास? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमारे पास आ गए जी 4। तो जब 4 आएगा तो XeF4 बन सकता है। इसका मतलब आंसर ये हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी तो आइदर वी विल गेट 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और वी विल गेट 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो दैट इज व्हाई वी कैन से कि XeF3 एंड XeF5 विल नॉट फॉर्म, बिकॉज हमारे पास ऑड नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं बनते हैं। तो काम को आगे एक्सटेंड करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हुन्स एंड मिल्किन। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, हुन्स एंड मिल्किन ने प्रपोज किया इस थ्योरी को। तो बेसिक एजम्पशन क्या है, और आगे इसको और डिस्कस करेंगे, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो बोलते क्या होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं और नया सेट बनाते हैं ऑर्बिटल्स का, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक सेट जो है उसकी एनर्जी कम हो जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल से और एक सेट की एनर्जी बढ़ जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। जिसकी एनर्जी कम हुई उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जिसकी एनर्जी ज्यादा हुई उसकी होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेट अस सी। सो व्हाट इज द बेसिक assumption? When two atomic orbital, suppose this is atomic orbital 1 and this is second atomic orbital, जब बोलते हैं ये बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं तो हम यहां पे दोनों सिनेरियो लेते हैं। एक है जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमने जो पहले ही पढ़ लिया, तो उसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट होता है, तो वो जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या करेंगे, वो ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बन जाएगा उनके बीच में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर आगे और एक्सप्लेन किया कि बोलते एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आए, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज की और हमारे पास दो तरह के नए ऑर्बिटल बने। इस तरह से भी शो कर रहे हैं उनको। तो ये जो नए ऑर्बिटल बने इनको बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हुई उसको बोला गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जिसकी एनर्जी हायर हुई उसको बोला गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पे अगर हम अलग से देखें तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल, तो जब ये कंबाइन करेंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। ठीक है, एक यहां पे दिखा देते हैं, एक यहां पे। तो एक की एनर्जी ज्यादा होगी, एक की एनर्जी कम होगी। इस तरह से जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल थे, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। तो जिसकी एनर्जी कम हुई दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो BMO स्टैंड फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और AMO स्टैंड फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये सिचुएशन किस तरह से है? ये सिचुएशन इस तरह से है कि जैसे आप दो एग लीजिए और उन एग को हमने साथ साथ रख दिया एक फ्राइंग पैन के अंदर, ठीक है, अभी उसको फाड़ा नहीं है हमने, तो वो सिनेरियो होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें ऑर्बिटल आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, उनको हमने साथ साथ रखा हुआ टच करके। दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमने दोनों को उसको फाड़ दिया है और जो योग बन गया, वो सिनेरियो आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, मतलब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। तो अगर हम यहां पे कुछ इस तरह से देखें, मान लीजिए ये मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको मैं कुछ ऐसे जैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह से इन द सेम, ऐसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये न्यूक्लियस था उनका, ठीक है, और ये तो हो गया मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कैसे दिखाते हैं, ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ठीक है, यहां पे दिस इज एओ। तो अगर हम एक पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करें कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इट इज मोनोसेंट्रिक, मतलब मोनोसेंट्रिक है, एक ही न्यूक्लियस है, एंड दिस इज पॉलीसेंट्रिक। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दो न्यूक्लियस, जैसे इस केस की बात करें तो दो न्यूक्लियस के बीच में, तो पॉलीसेंट्रिक मतलब एक से ज्यादा सेंट्रिक हो गया। और अभी हम आगे बढ़ेंगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल तो हमारे को पता है, जस्ट अ मिनट, जरा इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं आगे। हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे को पता है कि क्या होता है कि sp_df सिंपल। और जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनको भी हम देखेंगे आगे कि दे आर शोन बाय सिग्मा पाई डेल्टा एंड सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार। तो हमने क्या बोला कि ये मोनोसेंट्रिक है और ये पॉलीसेंट्रिक है, इसको sp_df से हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पे सिग्मा पाई डेल्टा और सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से। तो वापस आते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज की और दो नए ऑर्बिटल बनाए, जिसको बोला गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक की एनर्जी कम थी और एक की एनर्जी ज्यादा थी। जिसकी एनर्जी कम थी दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट किया, सिग्मा पाई और डेल्टा से। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनको हमने कैसे डिनोट किया, सिग्मा स्टार पाई स्टार और डेल्टा स्टार से। ऐसे हमने उनको डिनोट कर दिया। अब बाकी चीजें और क्लियर करते हैं, जो भी हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, बट जो इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ molecular orbital. So in order to explain the formation of molecular orbital, हम यहां पे यूज करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम थ्योरी। हमने पहले भी कहा था कि जो मॉडर्न थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और जो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों जो है वो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एटम से निकली हुई थ्योरीज है। तो इसको जो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय LCAO मेथड। LCAO मेथड ये डिस्क्राइब करता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, ठीक है। तो LCAO मेथड की फुल फॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO मेथड। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर ध्यान करें, याद रखें, तो एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ वेव। ऑर्बिटल इज वेव, और वेव के आपको पता है क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी चीज को यूज किया है LCAO मेथड ने कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना, वो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लीनियर का मतलब आइदर बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन, दोनों तरीके से बनते हैं उसमें। तो लेट psi A and psi B be the wave function of
एटॉमिक ऑर्बिटल ए एंड बी। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे को पता है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है कि वेव फंक्शन को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट साई ए एंड साई बी बी द वेव फंक्शन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल ए एंड बी जो कि बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। तो ये दो तरह से कंबाइन करेंगे एलसीओ मेथड के हिसाब से। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन बाय एडिशन। कॉम्बिनेशन बाय एडिशन। तो ऐड कब होंगे, जब क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा, ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा। तो सपोज दिस इज आवर साइड ए एंड दिस इज आवर साइड बी। ये ए और बी जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके वेव फंक्शन है। तो जब भी एडिशन हो रही है इन दोनों की, कॉम्बिनेशन बाय एडिशन, तो क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन आया वो इस तरह से आ गया। यानी जो साई, और इसी को हम सिग्मा भी बोलते हैं, तो ये है जी हमारे पास साई ए प्लस साई बी। तो दिस इज द वन वेव फंक्शन विच इज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल दे आर फॉर्म बाय एडिशन। सेकंड इज कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन। कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कब होता है कि जब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर फॉल करता है, मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करता है, उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं यहां पे। सो हियर दिस इज द कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन से तो हमारे पास जो यहां पे रिजल्टेंट वेव फंक्शन बना इन दोनों का, उसमें ये इस तरह से हो गई है। सो दिस इज साई स्टार, और कई बार इसको सिग्मा स्टार से भी डिनोट किया जाता है, एंड दिस इज साई ए माइनस साई बी। तो एमओटी ने क्या बोला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये बोला कि भाई जो अकॉर्डिंग टू एमओटी bonding molecular orbital are formed by addition of wave function. And AMO, anti-bonding molecular orbital, are formed by subtraction of wave function of combining atomic orbital. Now, हमने एक बात और पढ़ी थी कि probability of finding electron जो है वो दैट रिप्रेजेंट, कौन रिप्रेजेंट करता है, साई स्क्वायर। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर एज वी नो। तो देयरफॉर इन बीएमओ, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो साई स्क्वायर आएगा दैट इज साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर, यानी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। और जो एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास इन एएमओ, सो साई स्टार स्क्वायर विच इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी होल स्क्वायर, एंड दिस गिव राइज साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें यहां पे, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी प्लस एडिशनल प्रोबेबिलिटी और है उसमें। जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या हुआ कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी में से इतनी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट हो गई, मींस overall there is less probability of finding electron.
इसी को ही अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, सपोज कि हम हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बात कर रहे हैं, H2, फॉर्मेशन ऑफ H2, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं हम यहां पे कि एडिशन ऑफ, कॉम्बिनेशन बाय एडिशन ऐसा ले लेते हैं, तो ये है जी हमारे पास, ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्रस्ट, इस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर रहा है ये। तो जब ये ऐड हो रहे हैं हमारे पास तो क्या हो रहा है, इस तरह से आ रहे हैं दोनों ही। और फाइनली हमारे पास ऐसे दिखा देते हैं हम, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, प्लस यहां पे चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाया हुआ है यहां पे। तो दिस इज एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है जी हमारे पास, कि जो 1s थे ये, अगर ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस, ये यहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन करने पर क्या होगा, जिस तरह से आमने सामने आएंगे, ये हो गया इस तरह से। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास बन गया वो ऐसे बन गया, ये न्यूक्लियस हो गए इन दोनों के, और ये इस तरह से। अब एक बात समझेंगे हम यहां पे, तो ये बने जी हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमने ये देखना है कि इसकी एनर्जी कम क्यों और इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों है, तो एनर्जी कंसिडरेशन पे भी आ लेते हैं, समझ लेते हैं बात को। सो एनर्जी कंसिडरेशन, अगर हम देखें यहां पे, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये चारों ओर स्प्रेड हो रहा है इन न्यूक्लियस के, ये जो दो न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। दैट मीन्स कि जो दो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाएंगे। मतलब जो बीएमओ में क्या हो रहा है हमारे पास, जो लेस रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच की, सॉरी न्यूक्लियस के बीच की लेस रिपल्शन है, और हम ये बोलेंगे कि इसकी मोर स्टेबिलिटी है, और उससे एनर्जी कम होगी तो उसको बोलेंगे हम स्टेबिलाइजेशन एनर्जी हो रही है, इसमें स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट हो रहा है, स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है, रिपल्शन कम है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट हो रहा है। एनर्जी कम हो रही है हमारे पास और हम बोलेंगे कि लेस एनर्जी है। ये सारे वर्ड्स एक ही चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। आप यहां पे आइए, यहां पे क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के, जो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो साइड में डिफ्यूज हो गए हैं, पर जो न्यूक्लियस है वो आमने सामने है। तो यहां पे उल्टा क्या हो रहा है, एएमओ में क्या हुआ हमारे पास, एएमओ में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास मोर रिपल्शन हो गई और लेस स्टेबिलिटी, उल्टा हो गया सारा काम ऊपर वाले के कंपैरिजन में, और इसको बोलते हैं डीस्टेबिलाइजिंग इफेक्ट। डीस्टेबिलाइजिंग इफेक्ट हुआ यहां पे, और हम बोलेंगे कि इसकी मोर एनर्जी होगी, क्योंकि इन न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ऊपर जो हमने इससे पहले यहां पे ड्रॉ किया था उसमें जो है वो न्यूक्लियस दूर दूर है, बीच में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो ये सारी बातें जो भी अभी तक हमने समझी, अगर हम इसको एक टेबल की फॉर्म में देखें तो हमारे को शायद चीजें क्लियर हो गई होगी अभी कि किस किस तरह से कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या फर्क है। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें, यहां पे बीएमओ और यहां पे एएमओ। सो हाउ दीज आर फॉर्म, सबसे पहली बात जो अभी हमने लिखी कि बनते कैसे हैं भैया। So BMO, these are formed by addition of wave function.
and these are formed by subtraction of wave function. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है कि जो साई स्क्वायर वो मोर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मोर है, और यहां पे क्या है, जो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लेस है. तीसरा, इसमें क्या होता है कि लेसर एनर्जी है, और यहां पे क्या है, मोर एनर्जी है. उनकी एनर्जी ज्यादा है, अभी भी जस्ट हमने डिस्कस किया. फोर्थ पॉइंट, तो इसकी मोर स्टेबिलिटी. दैट मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि लेसर एनर्जी मीन्स मोर स्टेबल. और यहां पे क्या हो गया जी, सेम यहां पे लेस स्टेबिलिटी हुई इसकी. तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं तो दे विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन, तो लेसर स्टेबिलिटी हो जाएगी. फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, इनको हम सिग्मा, पाई और डेल्टा से डिनोट करते हैं, और यहां पे इनको डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार से. तो ये जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा वो सारी बात यहाँ पे समराइज हो गई कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं और दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो गई, उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा हुई उसको बोलेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सारा पॉइंट ये हो गया. नाउ आगे चलते हैं कि इनका जो कैसे इनको रिप्रेजेंट किया था, नोटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नोटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल आपको बताया कि कोई स्फेरिकल शेप का होता है, कोई डम्बल शेप का होता है. तो पहला हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन बिटवीन वन एस के बीच में. तो एलसीयू मेथड क्या बोल रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरीके से कंबाइन करते हैं. सबसे पहला बाय एडिशन, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया भी था H2 का केस, सेम केस यहां पे भी है कि कॉम्बिनेशन बाय एडिशन में क्या होगा. ये है जी हमारे पास एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और जो हमारे पास इस तरह से हमने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखा दिया यहां पे. तो जब 1s और 1s जो है वो ऐड हो रहे हैं आपस में, तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसका नाम रखा हमने सिग्मा 1s. एंड बाय सब्ट्रैक्शन, अगर वो सब्ट्रैक्शन होगी उनके बीच में तो क्या होगा, इस तरह से हो गया जी. तो जो रिजल्टेंट हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वो ऐसे होगा, और जैसे भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करके हट ही चुके हैं कि क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होके बना तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार 1s. यहां पे एक पॉइंट हमने और समझना है. हमने एक बात पढ़ी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में नोड और नोडल प्लेन के बारे में. तो नोड या नोडल प्लेन क्या होता है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो थी. तो यहां पे जो ये चीज है, दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन. मतलब ये जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है तो दैट इज नोडल प्लेन. तो जैसे कॉम्बिनेशन बिटवीन 1s और 1s हमने पढ़ लिया, उसी तरह से जैसे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बना, सिमिलरली हमारे पास बनेगा सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s. सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s. अब लेते हैं जी कॉम्बिनेशन बिटवीन p ऑर्बिटल. कॉम्बिनेशन बिटवीन
p ऑर्बिटल। अब हमारे को पता है कि p ऑर्बिटल 3 होते हैं, px py pz। तो लेट जो है वो pz को हम लेते हैं ओवरलैपिंग along internuclear axis, overlapping along internuclear axis। तो जरा मार्कर बीच में रुक गया है, दूसरा मार्कर चेंज कर लेते हैं। Okay, so let us take pz is the orbital which is undergoing overlapping along internuclear axis। तो ये भी दो तरीके से करते हैं जी। So number one, by addition। इस तरह से ये 2pz और ये 2pz, तो ओवरलैप किया आपस में ये। इस तरह से, और जो फाइनली हमारे पास बना, जो इन दोनों से ओवरलैप करके हमारे पास फाइनली बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हमने ऐसे दिखा दिया। सो दिस इज सिग्मा 2pz। तो अगर ये ऐड होके आपस में जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब अगर फिर फर्दर बात करें कि सब्ट्रैक्ट होंगे अगर, तो कैसे बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनका, वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाज बाय एडिशन, सेकंड ले लेते हैं कि बाय सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यहां पे हम साइन चेंज कर देंगे और यहां पे क्या हो जाएगा, जब वो ओवरलैप करेंगे ऑफ कोर्स जैसे ऊपर भी कर रहे हैं, तो यहां पे मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हम देखें यहां पे, तो ये माइनस था और ये यहां पे प्लस माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, उल्टा हो गया यहाँ साइन चेंज। मतलब जैसे क्रॉस ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे एक दूसरे को। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ऐसे शो कर दिया हमने ये। सो दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्टार 2pz। अब यहां पे आपने एक बात ध्यान देना है कि सिग्मा स्टार 2pz में भी क्या है हमारे पास, ये नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन है हमारे पास यहाँ। तो ये था जी कॉम्बिनेशन बिटवीन p ऑर्बिटल, जिसमें हमने बात की कि pz ओवरलैप कर रहे हैं अगर, और ओवरलैपिंग उनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है। अब चलते हैं जी कॉम्बिनेशन बिटवीन px और py। सो कॉम्बिनेशन बिटवीन px और py। तो ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे जैसे अगेन। तो पहले हम बात करते हैं एडिशन से। अगर इनकी कॉम्बिनेशन एडिशन तरीके से हुई है, तो जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन बना हमारे पास ऐड होके, क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्टेंट वेव फंक्शन ऐसे हो गया जी, और यहां इस तरह से। तो दिस इज 2px, तो ये बन गया जी हमारे पास पाई 2px, और हम इसको बोल सकते हैं सिमिलरली पाई 2py भी बनेगा। और यहां पे ध्यान देना आपने कि इस केस में ये जो बीच में है, दिस इज नोडल प्लेन।
नोडल प्लेन आ गया यहाँ पे। तो दिस वाज द कॉम्बिनेशन, और इसमें कितने नोडल प्लेन आया, 1 नोडल प्लेन आया हमारे पास। अब सेकंड है जी कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन। अब ये सब्ट्रैक्ट होते हैं आपस में, तो मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा बना रहा हूं। तो जब ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास इस तरह से, तो 2px या 2py 2py। इसका प्लस इधर माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो जो रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा वो इस तरह से बना जी हमारे पास, प्लस माइनस माइनस प्लस। सो दिस इज पाई स्टार 2px। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितने नोडल प्लेन हैं। देर आर 2 नोडल प्लेन। एक नोडल प्लेन तो ये होगा इधर जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, और दूसरा नोडल प्लेन में यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। सो देर आर टोटल 2 नोडल प्लेन। तो अगर हम थोड़ा सा एक पॉइंट और इसको क्लियर करें, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं उस पॉइंट को, कि जो देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास 2 तरह के थे, एक था सिग्मा और एक था पाई। तो जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना हमारा, उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और पाई में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वो अनसिमेट्रिकल है अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऊपर और नीचे था, अभी हमने देखा था। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब अनसिमेट्रिकल है अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये हमने इनके लिए नोटेशन या ये देख लिया कि किस किस तरह से ये बनते हैं और कैसे उनके अंदर नोड्स हैं, कितने नोड्स हैं। तो ये नोटेशन इसलिए जरूरी होती है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो गेरेड और अनगेरेड के बारे में, कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो अगर हमारे को इनके नोटेशन पता नहीं है तो हमारे को इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने में दिक्कत रहेगी। तो अब करते हैं जी कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग। कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग के लिए क्या कंडीशंस होती है। नंबर 1, पहला है जी कंपेरेबल एनर्जी, कि जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करना चाह रहे हैं तो उनकी एनर्जी कंपेरेबल एनर्जी। इसका मतलब कि 1s कैन ओवरलैप विद 1s, नॉट विद 2s। 2s के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। सिमिलरली 2s कैन ओवरलैप विद 2s, नॉट विद 3s। तो पहली बात कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो हमारे पास कंपेरेबल होनी चाहिए। दूसरा क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब वो आमने सामने आ रहे हैं ओवरलैप करने के लिए, तो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के साथ आना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए ये ओवरलैप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर क्या होगी कि p ऑर्बिटल का इधर को है और s ऑर्बिटल इसके साथ यहां पे ओवरलैप कर रहा है। तो यहां इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऊपर नीचे था, यहां तो थे नहीं क्लाउड, तो कैसे ओवरलैप कर रहा है, कैसे फिर हमारे पास ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर।
तो पहली बात है कि कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए, दूसरी बात प्रॉपर ओरिएंटेशन, और तीसरी बात है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो जितना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, जितने ज्यादा एरिया कवर करेंगे बॉन्ड उतना ही, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो देयर आर 3 कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग: कंपेरेबल एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। नाउ rules to fill molecular orbital। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करने के लिए क्या क्या रूल्स है? सेम रूल जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए भी होते हैं। कौन सा रूल? ऑफ रूल मीन्स the electrons are added to various orbital in the increasing order of energy। अभी हम यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे कि किस ऑर्डर में होगा। देन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल means an orbital can accommodate maximum of 2 electron with opposite spin, and the third is Hund's rule। Hund's rule ये बोलता है कि in degenerate orbital pairing of electrons will not take place until each orbital is singly filled। तब तक पेयरिंग नहीं होगी उसमें। सो एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम तो सबसे पहले जो है हमारे पास सिग्मा 1s फिल होगा, देन सिग्मा स्टार 1s, then sigma star 2s, and then then sigma 2s, and after that sigma star 2s। अब जो सिग्मा और पाई ऑर्बिटल बनते हैं उसमें से जाहिर सी बात है कि सिग्मा जो है वो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है। तो जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए हमारे पास कि इसके बाद क्या आना चाहिए? सिग्मा 2pz, देन pi 2px equal to pi 2py, then pi star 2px equal to pi star 2py, and लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये ऑर्डर हम एक्सपेक्ट करें, पर दिस इज ओनली फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, जो कि हाइपोथेटिकल है, इट डजंट एग्जिस्ट, पर उनके लिए एप्लीकेबल है। फॉर हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, जो ऑर्डर है थोड़ा सा चेंज है, देयर इज स्लाइट चेंज इन एनर्जी। तो क्या है, कैसे है कि सबसे पहले तो 1s है, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s है, देन सिग्मा 2s है और सिग्मा स्टार 2s है। मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट 4 अगर हम देखें तो वो सेम है, और जो लास्ट के जो 3 आएंगे ना, ये भी सेम रहेंगे, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर चेंज कहां होगा? चेंज इनमें होगा, जो उनकी एनर्जी का चेंज है वो यहां पे होगा। तो सिग्मा 2s, उसके बाद क्या आएगा? पाई 2px पहले आएगा, और पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, एंड देन वही बात लास्ट के तो वो जो मैंने ऊपर पहले से बता दिया आपको, 3 वालों में तो कोई चेंज नहीं है। पाई 2p
पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड एट द लास्ट है जी सिग्मा स्टार 2pz। तो ऑफ प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई जब हम इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो आप याद रखिएगा कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नियोन है, या सिंपल वर्ड में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसा भी इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 14 है तो हम ये वाला तरीका फॉलो करेंगे, और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन एंड इक्वल टू 14 है तो हम ये वाला करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है, जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिग्मा 2pz की एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए, तो तभी वो पहले आ रहा, तो ऐसा ही सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो क्या इसको जस्टिफाई या जो भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसके साथ जस्टिफाई करने के लिए ये प्रपोज किया गया कि अप टू नाइट्रोजन तक जो 2s और 2p के बीच में है वो स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। तो उससे बोलते क्या हो जाता है कि वो एक दूसरे के साथ, मतलब जो 2s और सिग्मा 2pz की बात कर रहे हैं अगर हम, तो एनर्जी डिफरेंस कम है तो वो क्या हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है बोलते हैं उनके ऑर्बिटल्स की। अब जब मिक्सिंग हो जाएगी तो 2s की एनर्जी कम हो जाएगी और एट द सेम टाइम 2p जो है वो बढ़ गया, उसकी एनर्जी यहां पे आ गई। कहां था ये 2s और जो 2p एक ज्यादा लेवल पे चला गया, इतना गैप आ गया बीच में, ठीक है। तो अप टू नाइट्रोजन 2s और 2p के बीच में स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है, तो देयरफॉर 2s एंड 2pz अंडरगो मिक्सिंग। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन है कि अगर मिक्सिंग नहीं होगी तब क्या होगा, तो हमारे को समझना है कि मिक्सिंग का मतलब क्या है यहाँ पे। तो क्या बोला कि देयर इज अ स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p, सो 2s एंड 2pz अंडरगो मिक्सिंग। तो एज अ रिजल्ट जो एनर्जी ऑफ 2s कम हो जाती है एंड द 2pz की बढ़ जाती है। तो जब मिक्सिंग हो रही है तो एक की कम होगी, एक की ज्यादा होगी। अच्छा, पर जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और जो हाइपोथेटिकल नियोन हम लिख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो 2s और 2p के बीच में लार्ज एनर्जी डिफरेंस है, उनमें देयर इज लार्ज एनर्जी डिफरेंस। तो उनमें क्या होगा, नो मिक्सिंग, देयर इज नो मिक्सिंग। तो दैट मीन्स कि जो सिग्मा 2pz है वो लोअर एनर्जी पे ही रहेगा, वो 2pz 2s के साथ मिक्स नहीं कर पाएगा, तो जो उसके हम एक्सपेक्टेड एनर्जी ऑर्डर था वही रहेगा। तो ये हो गया जी हमारे पास इनका एनर्जी लेवल डायग्राम कि किस ऑर्डर में उनकी एनर्जी जो है वो फिल होती है। तो जब हम इनके रूल्स फॉलो करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास मॉलिक्यूल में कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, कुछ पेड आएंगे। तो मैग्नेटिक नेचर हम इससे डिसाइड कर सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। तो मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन दो तरह से होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है कि विच हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे मॉलिक्यूल और आयन और एटम जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक, मींस दे आर अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा होता है जी डायमैग्नेटिक, विच हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड दे आर वीकली repelled in
मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का आ गया हमारे पास। देन कम्स टू द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में, नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कर लेते हैं। और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, in terms of bond order. So let Nb is the number of electron in BMO, bonding molecular orbital. कौन से bonding molecular orbital? बिना स्टार वाले। And Na is the number of electron in AMO, anti-bonding molecular orbital. तो केस नंबर 1, पहला केस कि if Nb इज ग्रेटर देन Na, तो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होगा, दैट इज एग्जिस्ट करेगा। बट इफ Na इज ग्रेटर देन Nb, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा अनस्टेबल। तो दिस इज स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात की हमने। ना एक और टर्म इंट्रोड्यूस की गई जो ज़्यादा ज़्यादा जो है वो उसको और क्लैरिटी से एक्सप्लेन करता है हमारे पास। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या डिफाइन किया गया? इट इज 1/2 ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनबी वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, एनए क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमओ। ठीक है जी। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी? कई बार इसको बोला जाता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। नंबर 1 स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या है कि इफ बॉन्ड ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो स्टेबल होगा। एग्जिस्ट मीन स्टेबल। पर इफ बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 या नेगेटिव है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम अप्लाई करके देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। आपको याद होगा हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब हीलियम के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या बोला था कि जो उसके अंदर नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज आर मोर देन नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज आर मोर देन नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज, तो एग्जिस्ट नहीं करता। इस थ्योरी के हिसाब से भी देखते हैं। हाँ, यहां पे एक बात ध्यान रखना है आपने कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, कई बार क्या होता है कि हमारे को क्वेश्चन आएगा कि कंपेयर करो भी इनकी स्टेबिलिटी, तो हमने क्या देखना है कि इफ Nb इज ग्रेटर देन Na तो मोर स्टेबल होगा वो। बट इफ Na इज ग्रेटर देन Nb, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो ज्यादा स्टेबल, बेशक बॉन्ड ऑर्डर सेम भी है, पर अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो। तो फर्स्ट इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। दूसरा क्या ये बताता है हमारे पास? सेकेंड एप्लीकेशन जो इसकी है वो है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, तो भाई अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आया तो इसका मतलब कि जो 2 एटम है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो डबल बॉन्ड होगी, और अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ गया 3 तो ट्रिपल बॉन्ड होगी फिर उनके बीच में। तीसरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी, ऑफ कोर्स वो स्टेबिलिटी से ही रिलेटेड है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
ठीक है। तो बॉन्ड जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। एंड द लास्ट इज बॉन्ड लेंथ। Bond order is inversely proportional to bond length. Means higher is the bond order, shorter will be the bond length and vice versa. तो चलिए इसको आगे अप्लाई करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर चीज क्लियर होगी। तो सबसे पहले क्यों ना जो है हम शुरुआत करें और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, इसका एटॉमिक नंबर, एक ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास, और हमारे पास होता है 8। तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 60। तो सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, देन सिग्मा स्टार 1s2, then sigma 2s2, sigma star 2s2। और आपको याद होगा कि इसमें कौन सा ऑर्बिटल पहले आता है, सिग्मा 2p z2, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ 2s and 2p। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो हुंड्स रूल का ध्यान रखना है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सबके पास सिंगली फील्ड नहीं होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। पर इलेक्ट्रॉन तो भी हमारे पास ज्यादा है, 2 4 6 8 10 12 और 14 है। तो पहले एक एक डाला, उसके बाद हमने पेयरिंग की ना। इसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई वो एक बात सोच लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें डाल देते हैं, क्योंकि 2 तो आ रहे, वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को तो फॉलो करते हैं, बट दे वायलेट हुंड्स रूल, और क्वेश्चन गलत हो सकता है। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि भाई इफ हुंड्स रूल इज वायलेटेड तब क्या होगा, तो इन दैट केस तो हमारे पास हुंड्स रूल को हमें वायलेट नहीं करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें, NB माइनस Na/2, ये था ना। तो 10, देखिए बॉन्डिंग वाले कौन से, स्टार वाले, मैं उसको ब्लैक कलर से मार्क करता हूं, 2 4 6 8 10, ये आ गए जी मेरे पास ये। और जो बाकी बच गए वो कौन से बच गए, 2 यहां पे। चलिए इसको ग्रीन कलर या किसी दूसरे कलर से ले लेते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले को। 2 4 5 6, तो 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2 आ गया जी 4, को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन एटम है उनके बीच में डबल बॉन्ड होती है। और ये हमने पहले भी, चाहे हम लुईस थ्योरी के हिसाब से देखे, चाहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से देखे, इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड आ रही है। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होती है। ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर हम देखें इसका, मैग्नेटिक कैरेक्टर में क्या है हमारे पास कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज पैरामैग्नेटिक। तो इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो आगे 2। तो आप और दूसरे टॉपिक्स में पढ़ोगे कि जो पैरामैग्नेटिज्म, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। समटाइम्स होता है, यहां पे भी पूछा जाए तो कोई मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है n × n+2 अंडर द रूट। n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे इस केस में 2 × 2+2 अंडर द रूट आ जाएगा, तो √8 आ गया जी। इसको Bm, इस तरह से इसको हम बोलते हैं। तो मैग्नेटिक नेचर हमने कर लिया। और कई सारे स्टूडेंट्स को डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत रहती है, तो मैं इसका बनाऊंगा और एक डायग्राम और बनाऊंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
तो हमने एक तो डायग्राम आपने परे को नहीं बनाना, सीधा एक एनर्जी के हिसाब से इसको ड्रॉ करना है। ये हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो एक ऑक्सीजन एटम यहां पे लिखते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। तो मैंने लिख दीजिए यहां पे 1s2 2s2 एंड 2p4, 1 2 3 4। चौथा इलेक्ट्रॉन इधर भी डालते हैं हम, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं। 1s2 2s2 2p4। तो सबसे पहला क्या करते हैं कि हमने एटम की कॉन्फ़िगरेशन की, बिल्कुल सिंपल तरीका। अब वही कॉन्सेप्ट कि जब दो एटॉमिक 1s और 1s वाले कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा। ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। ये 2s और 2s कंबाइन करें तो दो बनेंगे, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, जब तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास तीन इस तरफ से तीन इधर से 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 6 में से 3 की एनर्जी तो नीचे आ जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, 3 की बढ़ जाएगी। बट यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसकी एनर्जी कम होगी सबसे पहले वो कौन सा है, सिग्मा 2pz2। और यहां पे क्या आ गया, वही। तो इलेक्ट्रॉन दो इसमें, दो इसमें और दो इसमें, और यहां पे एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ऐसे आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है। आप चाहे तो इसमें नाम भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, एंड यहां पे वही बात, पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। अब हम एक और मॉलिक्यूल ले रहे हैं और वो ले लेते हैं हम कार्बन का। उसके पीछे लेने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन भी यह है, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई जो सिंगल बॉन्ड होती है वो सिग्मा बॉन्ड होती है, और जो डबल बॉन्ड होती है कहीं पे भी उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होती है। पर अकॉर्डिंग टू MOT जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बोलते हैं वो दोनों पाई है। और यही क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है और बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें दोनों जो बॉन्ड है वो पाई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिर हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों। तो C2 एटॉमिक नंबर 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 12। तो भाई हमारे पास क्या आया, नहीं आपको ध्यान रखना है कि इस बार मिक्सिंग हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस 2s और 2pz में कम है, तो मिक्सिंग हो जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी 2pz की। दैट मीन्स कि पहले चार तो सेम है, उसके बाद पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2py2। 2 4 6 8 10 12 हो गए जी पूरे। मैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2, वही बात हमने पहले ही मार्क कर लिया है, 2 4 6 8 -4 ग्रीन कलर वाले एंटी बॉन्डिंग वाले डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्व किया जी 4/2 और बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 आया तो इसका मतलब कि इनके बीच में डबल बॉन्ड बनती है भाई। तो आमतौर पे तो एक सिग्मा और एक पाई होनी चाहिए, बट यहां पे दोनों ही बॉन्ड जो है वो पाई है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो जब हम डायग्राम देखेंगे तो हमने क्या करना है, पहले एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। दूसरे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2 2p2। सिंपल, जैसे हम एटम की कॉन्फ़िगरेशन तो वही लिख दी हमने। यहां तक तो सेम सिनेरियो था।
चेंज कहां पे होता है? चेंज यहां पे आता है इस केस में। ये क्योंकि नाइट्रोजन तक मिक्सिंग हो जाती है तो पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम होती है और सिग्मा 2p की बढ़ जाती है। तो अब अगर हम यही देखें यहां पे, ये बन गया जी डायग्राम हमारे पास। आप यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास ये कौन से ऑर्बिटल है, दिस इज पाई 2px2 एंड दिस इज पाई 2py2, ये है ना कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे। तो क्योंकि जो दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड, तो पाई 2px, तो अगर हम ये वाले बॉन्ड को px से मान लेते हैं तो दूसरी बॉन्ड भी कौन सी हुई? ये भी तो पाई हुई। तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py में दोनों जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वहां पे चले जा रहे हैं, तो जो बॉन्ड बनेगी वो दोनों पाई बॉन्ड बनेगी। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में भी कुछ इस तरह से होगा, बट उसमें क्या हो जाएगा कि पहले दो पाई बन जाएगी, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी, बनेगी अकॉर्डिंग टू एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, पर उसमें अगर हम टोटल काउंट करें तो उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होती, एक सिग्मा दो पाई है, पहले कौन बनी बाद में कौन बनी, दैट इज डिफरेंट केस। बट यहाँ पे तो जो दोनों बॉन्ड बनती है वो पाई बॉन्ड ही बनेगी, क्योंकि दोनों पाई px और py ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। सिग्मा 2pz तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके बाद आएगा वो, तो मतलब यहाँ पे आएगा ऊपर। तो ये है ये थोड़ा सा सिनेरियो। अब यहां पे और चीज ऐड कर लेते हैं, फिर हम एक शॉर्टकट ट्रिक करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। पहले डिटेल में कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट ट्रिक ढूंढेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो देख लेते हैं कि क्या He2 एग्जिस्ट करेगा। तो He2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। तो इसमें क्या होगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0 आया, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। और देखते हैं कि क्या Be2 एग्जिस्ट करेगा। Be2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 8, कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अच्छा, एक बात कॉन्फ़िगरेशन में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, वो क्या है कि जो ये 1s होता है ये बिल्कुल न्यूक्लियस के सबसे अंदर वाली शेल है 1। तो इसको बहुत बार बुक में के करके लिखा होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लेस कर दो आप और के लिख सकते हो आप, तो ऐसा भी लिखा होता है। तो अब हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अभी अगर हम इसको के नहीं एज्यूम करें तब क्या होगा था, बॉन्डिंग में 2 ये और 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 ये और 2 ये एंटी बॉन्डिंग में भी 4 डिवाइडेड बाय 2 ये 0, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप के ले रहे हो, मान लो आप इस चीज को नहीं कंसीडर कर रहे हो, तब भी क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर पे, 2 - 2/2। तो के की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। और करते हैं जी काम कि हमने अरेंज करना है, किसको, O2, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव। आपको ध्यान होगा इसको बोलते हैं हम परऑक्साइड, सॉरी दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं परऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड।
तो हमारे को इनको अरेंज करना है किसमें, नंबर 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। कुछ भी पूछा जा सकता है हमारे से। तो हम क्या करते हैं कि O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 16, कॉन्फ़िगरेशन लिखी हमने के 4 इलेक्ट्रॉन लेस कर दिए, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ध्यान दीजिएगा सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, और लास्ट में था जी हमारे पास पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। अब O2 नेगेटिव कर लेते हैं पहले, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां तक सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे लास्ट वाले में क्या बन जाएगा, पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जब O2 नेगेटिव में चेंज होगा, मतलब जब जो ये ऑक्सीजन है वो सुपर ऑक्साइड में चेंज होगा, तो बोलते हैं जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा, ऑप्शन दी होती है। फिर तो कॉन्फ़िगरेशन समझना है कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है पाई स्टार 2px में ही जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से हम कर लेते हैं O2 नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन, पहले इसी को कर लेते हैं फिर O2 पॉजिटिव वाला आएंगे। तो यहां पे क्या हुआ, पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py2, और O2 पॉजिटिव का मतलब हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, तो यहां तक सेम। तो यहां पे क्या बच गया, पाई स्टार 2px1। आप यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक्सेप्ट O2 नेगेटिव, इसको छोड़कर बाकी सब के सब क्या है, पैरामैग्नेटिक। इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है, और इन दोनों के पास इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं सबका। तो O2 का हमने पहले भी निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर O2 का कितना था जी, अब 2 2 4 6 8 8 माइनस 2 और 2 4, 2 आ गया जी। फिर किसका निकाल लेते हैं, O2 नेगेटिव का। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कहां चला गया, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया, तो 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, 3/2, यानी इसका आ गया 1.5। O2 नेगेटिव का कहां गया जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। और लास्ट में देखिए अगर हम O2 पॉजिटिव का, तो 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और बॉन्ड ऑर्डर आ गया 5/2, यानी 2.5। तो हमने सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, और अब हमने इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो पहले भी इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं कि किस किस का बॉन्ड ऑर्डर कैसा है। तो सबसे कम है जी बॉन्ड ऑर्डर, अगर आप देखें तो O2 नेगेटिव का, परऑक्साइड आयन का। उसके बाद किसका है, O2 नेगेटिव का, उसके बाद O2 का, और उसके बाद O2 पॉजिटिव का। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ना पहली बात, एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो देयरफॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, सेम होगा, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 एंड O2 पॉजिटिव। दूसरा, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के।
तो उससे क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे छोटा है, बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। तो हमारे पास क्या होगा, जो इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ आएगी ना वो उल्टा आ जाएगी, O2 पॉजिटिव की सबसे छोटी, देन O2, देन O2 नेगेटिव एंड देन O2 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एक ट्रिक करेंगे जिससे इस टॉपिक के क्वेश्चन फटाफट क्विकली सॉल्व होंगे। पर ट्रिक या शॉर्टकट हम तभी अप्लाई करें जब हमारे को पूरे कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो। चाहता तो मैं डायरेक्ट जो है वो वहीं से शुरू कर सकता था, क्वेश्चन सॉल्व किए, पर जब तक हमारे को कॉन्सेप्ट पूरा टॉपिक नहीं पता है तो कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद या बहुत ज़्यादा सही तरीका नहीं है शॉर्टकट को इस्तेमाल करने का। तो आपको जो असाइनमेंट दी जाएगी आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करें, और जो नहीं आते हैं वो एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं आप तक रीच करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी क्वेरीज है उसका समाधान आपको प्रोवाइड कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।